ऐसा क्यों है कि मुख्य चालक दल से अलग जिन पात्रों को चाक द्वारा पेश किया जाता है, वे अनिवार्य रूप से हमेशा लफ़ी में कुछ देखते हैं। एक अकेले व्यक्ति की तुलना में कुछ भव्य प्रतीत होता है। इतना भव्य वास्तव में कि उसे बहुत कम समय में जानने के बावजूद उस पर अपना भरोसा रखें और अंततः उस पर दांव भी लगाया। खैर, जवाब वास्तव में आसान है, लेकिन उस सरल उत्तर में ही उस सरलता के पीछे कई जटिल परतें छिपी हुई हैं। बिल्कुल हमारे मुख्य पात्र की तरह मंकी डी लफ़ी। इस भरोसे का कारण, इस विश्वास का कारण केवल इसलिए है क्योंकि लफ़ी कोई है जो प्रेरणा देता है। लेकिन वह वास्तव में क्या प्रेरित करता है? शैंक्स कभी लफ़ी की प्रेरणा थे। शैंक्स के बिना कोई स्ट्रॉ हैट लफ़ी नहीं होगी, और पुआल टोपी के बिना समुद्री डाकू राजा लफ़ी कभी नहीं होगा। समग्र कहानी में शैंक्स की उपस्थिति बहुत सीमित रही है, लेकिन इसमें उनके साथ हर एक सीन बहुत कुछ कहता है। खासकर वन पीस के पहले अध्याय में मुझे लगता है कि अधिकांश समय अनदेखा किया जाता है कि ये पहला अध्याय एक चरित्र के रूप में लफ़ी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप ये सब वास्तव में शैंक्स से लफ़ी के सबक के रूप में देख सकते हैं। कार्रवाई के माध्यम से शैंक्स कई बार लफ़ी को सिखाता है कि वास्तविक धातु वाले समुद्री डाकू को कैसे व्यवहार करना चाहिए। वह खुद को शराब से सराबोर होने देता है, खुद को अपमानित होने देता है, फिर भी जवाबी कार्रवाई करने या स्थिति के बारे में क्रोधित होने के बजाय वह अपने दल के साथ हंसता है क्योंकि वे उसके दयनीय प्रदर्शन का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यह केवल सतह पर दयनीय था। द माउंटेन बैंडिट्स वास्तव में उसके लिए कभी भी वास्तविक खतरा नहीं थे। नहीं, वे उसके लक्ष्य के मार्ग में बाधक थे। तो अगर कोई दाम नहीं है तो वह क्यों लड़ेगा? गर्व के लिए? प्रभुत्व के लिए? निश्चित रूप से उनमें से किसी के लिए भी उसका प्रतिशोध उचित होगा। लेकिन शैंक्स एक ऐसा शख्स है जिसे इसकी कोई परवाह नहीं है। वह बस वही करना चाहता है जो वह अपने दोस्तों और क्रू के साथ करना चाहता है, और ये केवल तभी होता है जब कोई धमकी देता है कि वह प्रतिशोध करता है। वे बड़ी ताकत दिखाता है, खुद को काबू में रखने की बड़ी ताकत। शांतिवादी नहीं, बल्कि बड़े विश्वास के साथ एक समुद्री डाकू। और ये पूरी तरह से लफ़ी के चरित्र के समान है। जब वह जानता है कि लड़ाई कहीं नहीं ले जाएगी, तो वह बेलामी के आदमियों के खिलाफ वापस नहीं लड़ता, लेकिन वह बेलामी पर भी प्रहार करता है जब उसने एक ऐसे व्यक्ति से कीमती चीज ली थी जिसे लफ़ी अपना दोस्त मानता था। यहाँ तक कि वह दुनिया पर युद्ध की घोषणा करने के लिए भी जाता है जब दुनिया सक्रिय रूप से चालक दल के सदस्य रॉबिन को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि अपने चालक दल के साथ आकस्मिक बातचीत में भी लफ़ी खुद को मौखिक और शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करने देता है, क्योंकि शैंक्स की तरह लफ़ी नेतृत्व के लिए एक आराम से दृष्टिकोण अपनाता है। लफ़ी जो आखिरी काम करना चाहता है वह दूसरों पर अपनी इच्छा थोपना है। ये कुछ ऐसा है जिससे वह किसी भी चीज से ज्यादा नफरत करता है। वह नेतृत्व करता है, लेकिन केवल प्रेरणा से, कभी जबरदस्ती नहीं। सब लोग स्वेच्छा से उसके साथ हो लिए क्योंकि उन सब ने उसमें कुछ न कुछ देखा था। कोई गलती न करे, ये लफ़ी के भीतर निहित लक्षण नहीं है, लेकिन जीवन का एक तरीका है जिसे वह सबसे अच्छा मानते हैं। शैंक्स के कार्यों के माध्यम से जीवन का एक तरीका सामने आया। वह जो स्ट्रॉ हैट पहनता है, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता है, वह सिर्फ कीमती नहीं है क्योंकि किसी पिता तुल्य व्यक्ति ने उसे दिया था, लेकिन क्योंकि ये उसका उस व्यक्ति से वादा है कि उसे जो सबक सिखाया गया है उसे वह हमेशा याद रखेगा, और वह उन पाठों को जारी रखेगा और कैसे वह एक समुद्री डाकू के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। और प्रभावशाली पैतृक आकृति का ये विषय सभी स्ट्रॉ हैट्स और उनके व्यक्तिगत फ्लैशबैक में प्रचलित है। चॉपर ने हेरोलिक के माध्यम से प्यार करना और प्यार पाना सीखा। एक डॉक्टर के रूप में उनका जुनून उन अनुभवों से पैदा हुआ जो उन्होंने हेरोलिक के सहायक होने के नाते साझा किए थे, और सभी बीमारियों को ठीक करने की उसकी इच्छा, कुछ ऐसा जो उसने तब हासिल किया जब वह उस व्यक्ति को नहीं बचा सका जिसे वह अपने पास मौजूद चिकित्सा ज्ञान से प्यार करता था। एक रसोइया के रूप में संजी का जुनून उसकी माँ की मुस्कान से पैदा हुआ था जब उसने उसके द्वारा तैयार किए गए भोजन को खाया था। ये अनुभव महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अंततः उन व्यक्तियों को आकार देते हैं जिन्हें हम अपने सामने देखते हैं। ओडा अपने लेखन में कौन सा रुख अपनाता है कि लोग अपने अनुभवों से ढाले जाते हैं और वे उनसे क्या लेते हैं। लफ़ी ने शैंक्स से लिया कि ताकत के साथ एक समुद्री डाकू कैसे व्यवहार करता है।
इसने उन्हें न केवल उसी शक्ति के साथ कोई बनने के लिए प्रेरित किया, बल्कि सभी समुद्री लुटेरों से ऊपर खड़े होने के लिए भी इसे पार करने के लिए प्रेरित किया। समुद्री डाकू राजा के रूप में। लेकिन लुफी के लिए वास्तव में पायरेट किंग का क्या मतलब है? ठीक है, वह सीधे रेले से कहता है। समुद्री डाकू राजा सबसे मुक्त है और लफी वास्तव में यही चाहता है। साहसिक कार्य करने की स्वतंत्रता और अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ उस रोमांच का अनुभव करने की आज़ादी, जिनकी सभी की अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। लफी के लिए समुद्री लुटेरा राजा जितना कीमती है। यही कारण है कि जब वे फंस जाते हैं, उस लक्ष्य के करीब जाने में असमर्थ होते हैं, तो इसे सबसे खराब संभव घावों में से एक के रूप में चित्रित किया जाता है जो उन पर लगाया जा सकता है। और लफी न केवल अपने सपनों के लिए बल्कि उनके सपनों के लिए भी लड़ता है, क्योंकि उनके बिना समुद्री डाकू राजा बनना बेकार है। क्योंकि अपने सपनों को पूरा न कर पाने से सबसे बुरी बात यह है कि जब सब कुछ कहा और किया जाता है तो आपके आसपास किसी का हौसला बढ़ाने के लिए नहीं होता है। यही वजह है कि लफी अपने क्रू की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि उनके बिना वह न केवल समुद्री डाकुओं का राजा नहीं बन सकता था, बल्कि वह बनना भी नहीं चाहता था। लेकिन सभी स्ट्रॉ हैट्स ऐसा ही महसूस करते हैं। इसलिए ये सभी किसी न किसी हद तक एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। क्योंकि लफी दूसरों पर अपनी इच्छा नहीं थोपता, वो उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता देता है। तुम वो करो जो तुम कर सकते हो, मैं वह करूंगा जो तुम नहीं कर सकते। यही उनके समूह का आदर्श वाक्य है। ये केवल लफी है जो इस 100% का पालन नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने क्रू में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संकल्प लिया है। लफी की भूमिका केवल अंतिम निर्णायक के रूप में नहीं है कि स्ट्रॉ हैट्स कहाँ समाप्त होते हैं या वे कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, लेकिन वह जो चालक दल की आशा की किरण होने का भार उठाता है। जब कोई दुश्मन सामने आता है कि स्ट्रॉ हैट्स में से कोई भी हार की उम्मीद नहीं कर सकता है, तो वे चुनौती से ऊपर उठने और शीर्ष पर आने के लिए लफी पर भरोसा करते हैं। और दिन के अंत में ये हमेशा मुख्य प्रतिपक्षी होता है जो स्ट्रॉ हैट्स के आर्क टू आर्क लक्ष्यों के मुख्य अवरोधक के रूप में कार्य करता है। तो अगर ऐसा है तो ये मान लेना उचित है कि लफी हर बार मुसीबत का खामियाजा भुगत रहा है जब चालक दल एक नए दुश्मन का सामना करता है। और ये लफी की इस भूमिका को पूरा करना ही है जो अंततः उन्हें इतनी बड़ी हस्तियों के दल के लिए एक उपयुक्त कप्तान बनाता है, जो सभी अपने अपने पोषित सपनों से सुसज्जित हैं। जब लफी लड़ता है तो वह न केवल उनके लिए लड़ रहा होता है, बल्कि उनके सपनों के साथ साथ अपने सपनों के लिए भी लड़ रहा होता है। उनकी एकता चालक दल में उस प्रमुख भूमिका पर निर्भर है। यही कारण है कि जब वह भूमिका उचित रूप से कार्य नहीं कर रही है तो वह एकता स्वाभाविक रूप से बिखर जाती है। सुबोटी द्वीप समूह में ठीक यही स्थिति है। जब लफी सेंट चार्लोस एक आकाशीय ड्रैगन को घूंसा मारता है तो उसका स्वार्थपूर्ण प्रदर्शन पर आ जाता है। ये एक विशेषता है जिसे लफी में अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन जब उसके कुछ कारनामों को निष्पक्ष रूप से देखा जाता है तो ये स्पष्ट होता है। इसका एक उदाहरण है जब लफी ने एस को बचाने के लिए कई ठंडे खून वाले अपराधियों को बाहर निकालने में मदद की, जिनमें से कई बुगी की तरह अपने जघन्य कर्मों को जारी रखते थे। हची ने लफी को एक आकाशीय ग्रह पर हमला करने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी थी। यहाँ तक कि लफी, जिसे एडमिरल की उपाधि की शक्ति का अनुभव हुआ, को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके निर्णय से उस क्षमता के किसी व्यक्ति के साथ फिर से आमना सामना होगा। उसका मन वर्तमान में अटका हुआ था। उसका गुस्सा उस पर हावी हो गया। कुछ शैंक्स ने उन सभी वर्षों पहले प्रदर्शित किया कि ऐसा नहीं होने दिया, और उनके स्वार्थी निर्णय ने चालक दल को असंभव बाधाओं में डाल दिया। यहाँ तक कि लफी भी बराबरी नहीं कर सके। जब बीकन ऑफ होप हर किसी के दौड़ने के लिए चिल्ला रहा है, तो बहादुरी से ये घोषणा करने के बजाय कि वह इस व्यक्ति के गधे को मार देगा, चालक दल की एकता ध्वस्त हो जाती है और स्ट्रॉ हैट्स सामूहिक रूप से एक समूह के रूप में अपनी पहली हार का अनुभव करते हैं। क्योंकि ये लफी का पहली बार था कप्तान के रूप में अपनी भूमिका में विफल, और वह असफल हो गया क्योंकि वह बहुत कमजोर था। लेकिन ये कमजोरी सभी क्रू में फैली हुई है। जब लफी एक बार फिर से अपने साथियों के लिए अपने शरीर का बलिदान करने के बाद बेहोश है, जोरो और संजी खुद को भी बलिदान करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो लोग विरोधी खतरों से बहुत कमजोर हैं, उनके लिए आत्म बलिदान ही एकमात्र रास्ता है जिससे वे बाहर निकल सकते हैं।
लेकिन यह केवल इतनी दूर तक ही जाएगा। एक दिन कुछ देने वाला है। यहाँ एक खेल में लफ़ी स्वार्थी ढंग से कार्य करने के लिए अपने चालक दल के बारे में लाने के लिए गलत था। लेकिन क्या शक्ति के इस जबरदस्त प्रदर्शन से भागने के लिए लफ़ी भी गलत था? लफ़ी पर यूट्यूबर क्राफ्ट्सवॉफ के वीडियो विश्लेषण में उनका तर्क है कि वह गलत थे। मैं असहमत हूँ। हालांकि यह सच है कि जब कोई असफलता का जोखिम उठाना चुनता है तो वन पीस में चमत्कारों का तंत्र सामने आता है। चमत्कार हमेशा सुनिश्चित नहीं होते हैं। अगर वे होते तो नहीं उन्हें चमत्कार माना जाता। लफ़ी एकीजी से लड़ने की कोशिश करना जारी रखता है, न केवल अपने चालक दल को भागने का मौका देने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि उसे अभी तक अपनी शक्ति का पूरा पता नहीं था। और वह CP9 के बाद भी वापस चले गए और उनकी लड़ाई शैलियों का मुकाबला करने का एक तरीका खोज लिया। जरूर वह जानता था कि उसकी जीत सुनिश्चित नहीं थी, लेकिन उसके पास ये जानने के लिए पर्याप्त था कि कम से कम एक मौका था। यहाँ वह जानता है कि उसके और उसके चालक दल की मौजूदा ताकत के साथ कोई मौका नहीं है। कप्तान के तौर पर उन्होंने हर चीज पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचे। उसने सही चुनाव किया और एक चमत्कार हुआ। रेले बचाव के लिए आया और कुमा ने स्ट्रॉ हैट्स को खतरे से बचने में मदद की। स्ट्रॉ हैट्स और अन्य सुपरनोवा क्रू के बीच अंतर ये नहीं है कि वे सफल हुए क्योंकि उन्होंने कोशिश की जहां स्ट्रॉ हैट्स ने नहीं किया। ये केवल इतना है कि उन्होंने कहानी में विभिन्न बिंदुओं पर कमजोरी से उसी असफलता का अनुभव किया। वे नई दुनिया में चले गए और वहां असफलता का अनुभव किया। कुछ तो पूरी तरह से हॉकिंस जैसे भारी विरोध के आगे झुक गए। और लफ़ी की कमजोरी इस मुठभेड़ के बाद भी बार बार बनी रही। एक बार इससे दूर भागने के बाद उसने फिर से इस भारी इकाई पर दौड़ने की कोशिश की, क्योंकि वह इस बार जानता है कि वह जिसकी परवाह करता है वह ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। वह प्रत्येक युद्ध में जीवित रहता है और चमत्कार वास्तव में होते हैं निश्चित, लेकिन अंत है उसका लक्ष्य जिस कारण से वह इस पूरे समय इतना जोखिम उठा रहा था, असफलता में समाप्त होता है। क्योंकि कहानी के इस बिंदु पर वह असफलता के उस जोखिम से उबरने के लिए बहुत कमजोर है। रोबिन को निशाना बनाने के लिए लफ़ी ने एक बार विश्व सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी, और अब जब उसका सामना उसी शक्ति की पूरी ताकत से होता है तो वह धराशायी हो जाता है। उसकी ताकत और आत्मा के लिए अभी तक दुनिया को बदलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो हमेशा प्रदर्शित होता है, जो हमेशा स्पष्ट होता है, वह लफ़ी की सादगी है। वह हमेशा एक कॉमरेड के लिए लड़ेगा, हमेशा अपने विश्वास के लिए खड़ा रहेगा और हमेशा मांस के लिए एक जुनूनी प्रेम रखेगा। इस तरह की नासमझ सादगी से वन पीस समुदाय को प्यार हो गया। लेकिन मुझे नहीं। मुझे लफ़ी के चरित्र से प्यार हो गया, न केवल ऊपर के सभी, बल्कि यह सीधे तौर पर वन पीस की दुनिया के विपरीत कैसे है। षड्यंत्र, पक्षपात, गुलामी, हत्या, पागलपन, बुराई। जो दुनिया इतनी रोमांटिक लगती है वह केवल सतह पर है। यहाँ तक कि स्काइपिया जैसा स्वर्ग भी वास्तव में कुछ और नहीं है। संसार भ्रष्ट है, एक ऐसे अंधेरे में डूबा हुआ है जिसने प्रतीत होता है कि सभी को ढंक लिया है। और मुख्य अपराधी विश्व सरकार हैं, जो सच्चे इतिहास की खोज करने वाले लोगों पर सामूहिक नरसंहार भी करेंगे। वे सत्ता में कैसे आए इसका इतिहास। बेशक इस संगठन में सच्चा न्याय है, ज्यादातर नौसेना शाखा में स्थित है, लेकिन सिस्टम का एक हिस्सा वही है। इस दुनिया या वास्तविकता में कुछ भी काला और सफेद नहीं है, लेकिन इस मामले की सच्चाई ये है कि सब कुछ के सर्वोच्च नियंत्रण में है। समाप्त। सच्ची शक्ति के साथ व्यवहार करना धार्मिकता के अलावा कुछ भी नहीं है, और ये अनिवार्य रूप से दुनिया की संपूर्णता को भ्रष्ट करता है। विश्व सरकार सच्चे राजा के निजी एजेंडे से चलती है। राजनीति में समान शक्ति की अवधारणा यहाँ केवल एक मुखौटा है। वह वास्तव में सबसे ऊपर है और बहुतों की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए जिम्मेदार है। वही इस पागलपन के लिए जिम्मेदार है, इस बुराई के लिए। तो किस प्रकार का मनुष्य देवताओं और पवित्र भूमि को गिराने में सक्षम है, एक सच्चे राजा को पछाड़ने में सक्षम। ठीक है, अगर एक इंसान भगवान को नहीं हरा सकता है तो निश्चित रूप से भगवान का प्राकृतिक दुश्मन ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। यदि विश्व सरकार का राजा लोगों की स्वतंत्रता में बाधा डाल रहा है तो निश्चित रूप से ये केवल समुद्री डाकू राजा ही है जो इसे उलटने में सक्षम है। एक स्थिति जिसका अर्थ है लफ़ी पूर्ण स्वतंत्रता।
अलबस्ता में लफी ने मगरमच्छ को प्रकाश में घूंसा मारा, जिससे उसकी शैतानी साजिश का पता चला। स्किपिया में वह एनेल को हरा देता है, वह आदमी जिसने उसे विधर्मी समझा था। और उसकी लॉबी में चालक दल एक दोस्त को बचाता है जो दुनिया के अंधेरे में इतना गहरा लगता है कि मुक्त नहीं हो सकता। थ्रिलर बार्क में वे लोगों को सूर्य के नीचे चलने की उनकी क्षमता वापस देते हैं। अंधेरे से बचने की क्षमता। लफी और स्ट्रॉ हैट्स सक्रिय रूप से अपनी यात्रा के माध्यम से दुनिया को और अधिक मुक्त बनाते हैं। कहानी की अवधारणा के बाद से ये एक चल रहा विषय रहा है। लफी कोई हीरो नहीं है। फिर से वे एक ऐसा व्यक्ति है जो वह करता है जो वह चाहता है। वह स्वार्थी, कच्चा, मूर्ख और नीच है जब वह बनना चाहता है। लेकिन ये स्वतंत्रता और रोमांस का ये सरल प्रेम है जो लफी के पास है, जो अक्सर दुनिया की अंधेरी जटिलताओं के घने बादल को तोड़ता है और अधिक बार नहीं, उन पर काबू पाता है। अनजाने में जनता की मदद करने से एक बार फिर उजाला देखने को मिल रहा है। दुनिया स्तरित है, लफी नहीं है। दुनिया में बहुत है, लफी एक है। वह कभी भी दुनिया को अकेले नहीं ले सकता। इसलिए उनकी सबसे बड़ी क्षमता, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि का उनकी अपनी ताकत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनके साथियों की ताकत है। लफी में दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की जन्मजात क्षमता होती है। इनमें से अधिकांश लोग केवल थोड़े समय के लिए उसे जानते हुए, यहाँ तक कि कभी कभी उसके लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने तक चले जाते हैं, और जब वे मदद नहीं कर सकते तब भी उसकी जीत पर दांव लगाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लफी वह है जो स्वतंत्रता को प्रेरित करता है और हर कोई मुक्त होना चाहता है। यूट्यूबर मिस्टर मोर्गे ने एक बार ड्रेसरोसा को वन पीस के अंत की तरह दिखने वाले लघु संस्करण के रूप में वर्णित किया था, और मैं सहमत होने के लिए इच्छुक हूँ। डोफ्लामिंगो कभी एक आकाशीय अजगर था और अपने पिता के कारण वह अनुग्रह से गिर गया। जब उसने अपनी खोई हुई वस्तु को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया तो देवताओं ने उसे नश्वर के रूप में देखा। इसलिए उसका कभी भी भगवान की भूमि में स्वागत नहीं किया जाएगा। यदि संसार ने उसका सब कुछ ले लिया तो वह संसार से ले लेगा। सबसे पहले ड्रेसरोसा के साथ वह राज्य जिसे डॉन क्विक्सोर्ट परिवार ने एक बार शासित किया था, फिर लोगों की स्वतंत्रता और सेलेस्टियल्स की तरह शासन करते हैं उनकी अपनी मैरी जोआ में। लेकिन यह स्वर्गीय राक्षस के क्रोध को कभी शांत नहीं करेगा। वह अपने नीचे सब कुछ चाहता है, और यदि उसके पास वह नहीं हो सकता है तो वह उन लोगों को नष्ट कर देगा जिनके पास सब कुछ नीचे है। वे वास्तव में इस दुनिया के पागलपन में विकृत व्यक्ति का प्रतीक है। कोई गलती मत करना, ये डोफ्लामिंगो के भीतर निहित विशेषता नहीं है। रोसियांटे का कहना है कि डोफ्लामिंगो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा से ऐसा ही रहा है, लेकिन अपने अतीत को निष्पक्ष रूप से देखते हुए इसके ठीक विपरीत खोजना आसान है। एक बच्चे के रूप में डोफ्लामिंगो स्वर्ग के संपर्क में था और फिर अचानक नरक के संपर्क में आ गया। और इसे इस तरह से देखते हुए डोफ्लामिंगो के लिए ये अधिक समझ में आता है कि उसके पास जो है उसका अनुभव करने के बाद वह अपने जीवन को इस तरह से निभाए। उसके पिता ने उसे प्यार दिखाया, लेकिन वह प्यार ही उसके सबसे बुरे सपने में बदल गया। इसलिए यदि प्रेम ने केवल उसे पीड़ा पहुंचाई तो वह हर चीज से घृणा करेगा और उस स्वतंत्रता को छीन लेगा जो निम्न नश्वर लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ तक कि अगर वे उसके अंधेरे से बचने की कोशिश करते तो वह उन्हें निम्न प्राणियों की तरह पिंजरे में बंद कर देता। लेकिन बंडर दी लफी अमर नहीं है, या कम से कम दुनिया में बड़े पैमाने पर एक नहीं माना जाता है। वे एक डी है, भगवान का प्राकृतिक दुश्मन, रबर से बना आदमी और स्वतंत्रता का पीछा करने वाला। ये स्वाभाविक ही है कि ये दोनों विरोधी शक्तियां एक दिन टकराएंगी। जब डोफ्लामिंगो लफी को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है जैसे कि उसके पास कई अन्य थे, तो लफी सहजता से मुक्त हो जाता है। और असंभव प्रतीत होने वाले के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले किसी का ये प्रदर्शन सभी ड्रेसरोसा को प्रेरित करता है, जिन्होंने जरूरत के समय में लफी की मदद भी की थी। लफी ने अकेले डोफ्लामिंगो को नहीं हराया, और यही बात है। कानून ने लफी पर भरोसा किया कि वह जो कुछ भी कर सकता था उसके बाद काम खत्म कर देगा, और ड्रेसरोसा के पूरे साम्राज्य ने लफी पर वह करने की शर्त लगाई जो वे भी नहीं कर सके। लफी का इस द्वीप के लिए कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, न ही कोई स्नेह है। फिर भी एक बात से उन्हें सबसे ज्यादा नफरत है, क्या उनसे लोगों की आजादी छीनी जा रही है। जबकि इससे पहले कि क्रोध एक निर्णय में प्रकट होता था, वह अपनी ताकत की कमी के कारण पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं हो सकता था। अब यह स्पष्ट है कि लफी ने वह ताकत हासिल कर ली है जिसकी कभी कमी थी,
एक बार कुछ को प्रेरित करने में सक्षम शक्ति को बदलकर अब एक पूरा द्वीप और एक पूरा बेड़ा। लफी स्वर्गीय दानव को वापस पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए भेजता है और ड्रेसरोसा को मुक्त करता है। और एक दिन, अब से कई साल बाद, हम अंत में देखेंगे कि यह प्रेर चरित्र पूरी दुनिया को प्रेरणा देने के बिंदु तक पहुंच गया है, ठीक उसी तरह जैसे कभी गोल्ड रोजर के पास था। हम वर्तमान कहानी में पहले से ही इसकी झलक देख रहे हैं, और ये पूरी दुनिया है जो कि ड्रेसरोसा के नागरिकों की तरह लफी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेगा जिस पर दांव लगाया जा सकता है।